नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और इनके बारे में दोस्तों समझेंगे कि इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी वोटिंग कैसे होती है, इनका यानी कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इनकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं, और इन्हीं के बारे में दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में दोस्तों विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इनके बारे में। देखिए राष्ट्रपति जी, ठीक है, और ये राष्ट्रपति जी दोस्तों संविधान के भाग कितने में है? पार्ट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पार्ट 5 में क्या है दोस्तों? यूनियन, यानी कि संघ के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति जी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो भी हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 52 दोस्तों, आर्टिकल 52 क्या कहता है, हम लोग इसकी बातें यदि करें तो आर्टिकल 52 दोस्तों कहता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ये किस में बताया गया दोस्तों? ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। ठीक है, हो गया। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब 53 में दोस्तों इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ना, इनके कार्य क्या होंगे और इनकी शक्तियाँ क्या होंगी, इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग कार्य एवं शक्तियों की बातें कर लेते हैं। तो देखिए शक्तियों की यदि बात कर लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जी की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारे कार्य भी होते हैं। तो शक्तियों में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इनकी नियुक्ति कौन करवाता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का जो भी मंत्रिमंडल का जो बंटवारा होता है तो वो किसके मतलब सलाह मशवरा के बाद ये बंटवारा प्रधानमंत्री जी करते हैं? तो राष्ट्रपति के सलाह पर प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, या उसको मतलब बंटवारा करते हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और इनके यानी कि राष्ट्रपति जी की बहुत सारे कार्य हैं। तो आप लोग ये समझिए कि ये 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग 54 में पढ़ते हैं। 54 में निर्वाचन के बारे में बताया गया, यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि इनका जो इलेक्शन है वो कैसे होगा, किस तरह से होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो इलेक्शन है, हम लोग इलेक्शन की बातें करें दोस्तों तो इनके जो हाँ इलेक्शन के बारे में दोस्तों बातें करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद में जानते हैं कि दो सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो उसके जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो वोटिंग देते हैं, यानी कि उनको वोटिंग देने का अधिकार होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित का मतलब कौन? जो निर्वाचित होकर आए हैं, जो नॉमिनेशन यानी कि जो नॉमिनेशन वाले हैं, जो मनोनीत होते हैं, वो इलेक्शन में भाग नहीं लेते, उनको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं होता। किसके? राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में। ठीक है, अब दोस्तों राज्यों के विधानसभा, आप लोग देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक एक विधानसभा होती है, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको इस इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिलता है, यानी कि उनको वोटिंग का अधिकार होता है। ठीक है, और आप सिर्फ विधानसभा, इसमें सिर्फ दोस्तों क्या है, विधानसभा के सदस्य ही वोटिंग देते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं देते हैं, उनको अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और जो मनोनीत किए जाते हैं विधानसभा में और विधान परिषद में, उनको भी इसमें वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग ये समझ लिया कि कौन कौन देता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के विधानसभा के सदस्य देते हैं। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो दिल्ली और पुडुचेरी में भी, ये कौन है दोस्तों? दिल्ली और पुडुचेरी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, मगर यहाँ भी विधानसभाएं हैं। तो यहाँ के भी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो वोटिंग देते हैं, तो इनको भी अधिकार मिला होता है, हुआ दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आर्टिकल 55 में पढ़ेंगे, यानी कि अनुच्छेद
55 में दोस्तों क्या पढ़ेंगे, रीति, यानी कि इनका जो मेथड होता है। अभी तक हम लोगों दोस्तों इनके इलेक्शन के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन वोट देता है, हो गया। अब कैसे वोट देता है दोस्तों, कैसे वोट देता है हम लोग इसको पढ़ेंगे किसमें, आर्टिकल 55 में, यानी कि आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति, मेथड क्या होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग मेथड की बातें करें। तो यह एक मेथड है दोस्तों, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एक रीति है, यानी कि एक मेथड है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति जी का है जो इलेक्शन है वो होता है, ठीक है। और यह जो रीति, ये कई बार पूछा जाता है एग्जामों में कि इनकी जो रीति, जो इनका मेथड है वो कैसा होता है, ठीक है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा इनका इलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन होता है, ठीक है, हाँ निर्वाचन, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति क्या है, तो देखिए समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति हो गया, इलेक्शन का पद्धति हो गया। अब एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, ये लोग वोट देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा वोटिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आर्टिकल 56 हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 56 में दोस्तों क्या बताया गया है, पदावधि, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो कितने सालों तक देश के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, एक बार निर्वाचित हो जाने पर उनका जो टाइम पीरियड है वो कितने सालों का होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये सिर्फ 5 साल का होता है, ठीक है, 5 ईयर के लिए होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। फिर उनके बाद में फिर से इलेक्शन होता है और फिर से इनका मतलब वो चुने जाते हैं इलेक्शन के द्वारा। अब देखिए दोस्तों 57 में बताया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कितने बार इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो कितने बार देश के राष्ट्रपति बने सकते हैं। तो इसमें दोस्तों वो कितने बार बन सकते हैं, तो उसका कोई नो लिमिट, इसकी दोस्तों कोई सीमा नहीं है। वो कब, वो 35 साल के बाद से, देखिए जो एज होता है ये 35 साल होता है, और 35 साल के बाद से वो जब तक मन करे उनका वो मतलब कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, और यदि वो जीत रहे हैं तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तो उनका कोई फिर लिमिट नहीं है, कितने भी बार वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ सकते हैं, हो गया दोस्तों। अब हम लोग 58 में पढ़ेंगे। 58 में इनके एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं इनकी जो एलिजिबिलिटी, यानी कि जो योग्यता है वो क्या होगी। तो योग्यता के क्रम में दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी चलिए अभी हम इसको थोड़ा बाद में पढ़ते हैं क्योंकि इसको अभी मिटाना पड़ेगा तभी होगा। तो देखिए आर्टिकल 60 हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 60 में दोस्तों शपथ के बारे में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं इनको जो शपथ है वो कौन दिलाएगा। तो शपथ दोस्तों कौन दिलाएगा, शपथ दिलाते हैं दोस्तों, एक मिनट, शपथ दोस्तों कौन दिलाते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो इनको दोस्तों शपथ दिलाते हैं, किसको, प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 60 में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग कुछ और आर्टिकल हैं जिनको अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इनके जो योग्यता है, प्रेसिडेंट बनने की जो योग्यता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग रेज करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या योग्यता हैं जिनसे कि कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों इनकी एलिजिबिलिटी को जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी को जानने से पहले नंबर 1 दोस्तों क्या होगा कि वह दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई दूसरे देश के नागरिक को हम लोग भारत का राष्ट्रपति तो बना नहीं देंगे। तो वह नंबर 1 भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, शॉर्टकट में दोस्तों, ठीक है। वह लाभ के पद पर ना हो, के पद पर
ना हो। ठीक है दोस्तों, लाभ का पद आप लोग जानते हैं, हाँ जानते होंगे। जो नहीं जानता हम उनको बता दें कि लाभ का पद क्या होता है। दोस्तों लाभ का पद ये हो गया दोस्तों, गवर्न गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों जो सरकारी जॉब है इसको ही लाभ का पद कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वह 35 ईयर आयु प्राप्त कर चुका हो, कर चुका हो। ठीक है, वह 35 ईयर की आयु दोस्तों प्राप्त कर चुका हो, वो 35 साल क्रॉस कर चुका हो। ठीक है, बस यही सारी दोस्तों मुख्य बातें हैं जो इनके एलिजिबिलिटी में शामिल होती हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना ही समझे। ये हो गया दोस्तों एलिजिबिलिटी। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 देखिए, अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को बनाया, उनको राष्ट्रपति बना दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि वह अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या संविधान को वह पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको कैसे हटाया जाता है? तो उन पे दोस्तों क्या होता है, एक महाभियोग लाते हैं। महाभियोग इसे कहते हैं दोस्तों, महाभियोग। संसद में दोस्तों एक बिल आता है जिसे महाभियोग के नाम पर, वह दोस्तों कहाँ, लोकसभा में प्लस राज्यसभा में, यहाँ पर दोस्तों वो पास होता है। उस बिल को पास कराया जाता है यहाँ के सदस्य, और यहाँ के सदस्य उसको पास करते हैं। ठीक है, फिर उसको दोस्तों वह महाभियोग होता है और फिर उसके द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाता है, पद से उनको हटा दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब लोग समझ गए। अब दोस्तों मर्सी पिटीशन, दोस्तों आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में दोस्तों क्या है, मर्सी पिटीशन है। मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जी के पास आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपनी दया याचिका को लेकर जाते हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा दे दीजिए। तो राष्ट्रपति जी को दोस्तों आर्टिकल 72 के तहत यह अधिकार है कि वह किसी भी क्रिमिनल को जो मृत्यु दंड पा चुका है हमारी सुप्रीम कोर्ट से, उसको यह अगर चाहें तो माफ़ कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, कि वह किसी भी मतलब कि मृत्यु दंड पा चुके अपराधी को वह माफ़ कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों 72 के तहत करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग ऑर्डिनेंस के बारे में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 1 to 3 दोस्तों 1 to 3 में दोस्तों क्या बताया गया है, ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस, अब ऑर्डिनेंस क्या है दोस्तों, ऑर्डिनेंस को दोस्तों हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। यानी कि यह दोस्तों एक बिल होता है जो राष्ट्रपति स्वयं अपने ही साइन के द्वारा उसको कानून बना सकता है। मतलब बिल होता है, उसको कानून बनाया जा सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जैसे छुट्टी चल रही हो, संसद की छुट्टी चल रही हो, जैसे कोरोना टाइम आया था तो संसद में कोई भी सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं जाते थे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो क्या हुआ था दोस्तों, एक कृषि कानून बिल पारित हुआ था और वो पास हुआ था। तो स्वयं प्रेसिडेंट जी ने उन्हें अपने ही साइन के द्वारा उसको पास किया था, उसको कानून बना दिया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस इसको कहते हैं दोस्तों, कि अपने ही दोस्तों साइन के द्वारा उसको किसी भी बिल को कानून बना देना, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं लास्ट वाला, ये है दोस्तों बहुत ज़रूरी है, 143 अनुच्छेद है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 143 दोस्तों। 143 में दोस्तों पावर टू कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि दोस्तों 143 में राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वह किसी भी मुद्दे पर या किसी भी टॉपिक पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों, पावर टू पावर टू कंसल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
पावर टू कंसल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से वह किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, विचार विमर्श कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, ठीक है। और यदि चाहें, यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो 143 के तहत दोस्तों सुप्रीम राष्ट्रपति जी को किसी भी टॉपिक पर उनको सजेशन दे सकता कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, ठीक है, हो सकता है। हाँ, बट इसमें दोस्तों एक जो मुख्य बात ये है कि यदि जो सजेशन ये सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रेसिडेंट जी को दे रहा है, ठीक है, ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट और ये हो गया दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो दिया, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है, कंसल्ट किया है, उसको माने या ना माने वो सुप्रीम कोर्ट मतलब उन पर मतलब कि दबाव नहीं बना सकता कि नहीं, मैंने जो आपको राय दी है, जो विचार जो मैंने आपको दिए हैं, बताए हैं, बातें बताई हैं, उसको आप मानिए। वो फ्री हैं, वो स्वतंत्र हैं, माने या ना माने। वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? वो हमारे प्रेसिडेंट जी पर डिपेंड करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है, वो स्वतंत्र है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने राष्ट्रपति जी के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। और आप लोग बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया कि नहीं आया या नहीं आया, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।